अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरकिलीमिया। हाइपरकिलीमिया को हम देखते हैं आज। हाइपरकिलीमिया इज एक्चुअली द हाई सीरम पोटाशियम लेवल। और हाइपरकलीमिया वो कंडीशन है जिसमें सीरम की पोटाशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंड इट्स बिकम मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो नॉर्मल पोटाशियम की रेंज है ब्लड में, वो नॉर्मली होती है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब ये 5 से बढ़ जाती है तो फिर इसको हम हाइपरकिलीमिया बोलते हैं। हाइपरकिलीमिया में एक्चुअली जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में, वैसे तो जो पोटाशियम है ये इंट्रासेलुलर केटायन है, यानी 98% जो पोटाशियम है वो हमारे सेल्स के अंदर होती है। और इसका जो काम है पोटाशियम का, it is actually essential and important part nerve impulse transmission, muscle contraction, cardiac function and acid base balance। तो जब हमारे ब्लड में सीरम पोटाशियम की जो नॉर्मल रेंज है वो डीरेंज हो जाती है, यानी अगर ये 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ जाती है तो उसको हम फिर हाइपरकिलीमिया बोलते हैं। अब हम क्लासिफाई कैसे करते हैं हाइपरकिलीमिया को, तो हम सेवेरिटी के बेस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले है माइल्ड। माइल्ड हाइपरकिलीमिया में जब सीरम की पोटाशियम लेवल इज बिटवीन द रेंज ऑफ 5.1 टू 5.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसको हम माइल्ड हाइपरकिलीमिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडरेट हाइपरकिलीमिया। मॉडरेट हाइपरकिलीमिया में सीरम की पोटाशियम लेवल जो है इट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 6 टू 6.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और फिर आता है सवेयर हाइपरकिलीमिया। सवेयर में ऐसा होता है कि जब सीरम की पोटाशियम लेवल इट्स become greater than 6.5 मिली equivalent per liter or equal to 6.5 मिली equivalent per liter, तो फिर उसको हम सवेयर हाइपरकिलीमिया कंसिडर करते हैं। और सवेयर हाइपरकिलीमिया हमारे पास एक मेडिकल इमरजेंसी होता है और उसको हम इमरजेंसी में ट्रीट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो काजेस ऑफ हाइपरकिलीमिया है। काजेस ऑफ हाइपरकिलीमिया में हमारे पास जो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन काज है वो है डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन। यानी जब हमारी किडनी में कोई मसला हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है और उस वजह से हमारी किडनी जो है वो प्रॉपरली पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती, तो वो हाइपरकिलीमिया काज कर सकती है। तो डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? जब एक्यूट किडनी इंजरी हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म हो, यानी जब अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो जाती है, अल्डोस्टेरोन की फंक्शन कम हो जाती है, तो वहाँ पर भी हाइपरकिलीमिया हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अल्डोस्टेरोन की फंक्शन क्या है। अल्डोस्टेरोन जो है ये हमारी बॉडी में यानी किडनीज में सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है और पोटाशियम और प्रोटॉन्स जो आयंस होते हैं उनकी एक्सक्रीशन करता है। तो जब अल्डोस्टेरोन कम होंगे, हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म होंगे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर जो है पोटाशियम की एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी किडनीज में, और जो सारा पोटाशियम है वो बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरकिलीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है एडिसन डिजीज है। एडिसन में भी हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म इज एक्चुअली एडिसन डिजीज। और इस तरह के बाद जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, ये डायबिटीज़ की वजह से जो किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, तो किडनी से पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं होता और हाइपरकिलीमिया हो जाता है। इस तरह रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 में भी हाइपरकिलीमिया हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो काजेस आता है वो है इंक्रीज पोटाशियम इनटेक। यानी जब पोटाशियम की इनटेक बढ़ जाती है तो उससे भी हाइपरकिलीमिया हो सकता है। इट यूजुअली आकर ओनली इफ द किडनी फंक्शन इज इम्पेयर। देखिए, हम तो पोटाशियम की इनटेक अगर बढ़ा दें या हम पोटाशियम की सप्लीमेंट्स लें या हम इससे पोटाशियम रिच फूड्स ज़्यादा खाएं, तो उससे हाइपरकिलीमिया तभी हो सकता है जब हमारी किडनी की फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाए। वैसे तो जो किडनी है उसकी नॉर्मल अगर फंक्शन नॉर्मल हो तो वो किडनी वो बॉडी से एक्स्ट्रा पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन अगर किडनी की फंक्शन इम्पेयर हो जाए तो वहाँ पर फिर पोटाशियम ज़्यादा हो जाती है, यानी हाइपरकिलीमिया हो जाता है।
ड्यू टू इंक्रीज पोटाशियम इनटेक। तो पोटाशियम का इंटेक कैसे इंक्रीज होगा? एक्सेस पोटाशियम सप्लीमेंट्स लेने से, पोटाशियम रिच आईवी फ्लूइड्स पास कराने से, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और साल्ट सब्स्टिट्यूट्स कंटेनिंग पोटाशियम से भी हाइपरकिलीमिया हो सकता है। अब नेक्स्ट जो कहाँ से हाइपरकिलीमिया क्या वो है शिफ्ट ऑफ पोटाशियम फ्रॉम सेल्स टू ब्लड। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट में कि पोटाशियम इज एक्चुअली द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, यानी 98% हमारी बॉडी का जो पोटाशियम होता है वो हमारी सेल्स के अंदर होता है, और जो थोड़ा सा 2% है वो ब्लड में होता है। तो जब पोटाशियम किसी रीज़न की वजह से सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाए ब्लड में, तो उससे हाइपरकिलीमिया हो जाता है। तो क्या क्या काजेस हो सकते हैं टू शिफ्ट potassium from cells to the blood? तो first and the most common is the metabolic acidosis। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है कि हमारी बॉडी यानी ब्लड में प्रोटॉन यानी एसिडोसिस हो जाती है, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो प्रोटॉन वो कोशिश करता है ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, तो वो सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब प्रोटॉन सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाए तो पोटाशियम जो है वो उसकी एक्सचेंज में बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और पोटाशियम सेल से बाहर निकल जाते हैं। तो ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस पोटाशियम शिफ्ट फ्रॉम सेल्स टू ब्लड नेट लीड टू हाइपरकिलीमिया। अब नेक्स्ट जो कहाँ से हमारे पास वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, उसकी भी सेम वही मैकेनिज्म है। Due to proton pump to the cells, potassium will leave the cell and come to the blood। और तीसरा जो है वो है इंसुलिन डिफिशिएंसी। इंसुलिन का एक्चुअली ये काम होता है वो कि वो पोटाशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करता है। तो जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या होगा, पोटाशियम सेल से बाहर आएगा ब्लड में। और नेक्स्ट जो है वो है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से जब टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, टिश्यू इंजर हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो वहाँ पर पोटाशियम जो है वो सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू बर्न्स, ट्रॉमा, क्रश इंजरीज, रेब्डोमाइलिसिस, यानी जो स्केलेटल मसल की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें भी पोटाशियम सेल से ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्ट वन इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, और जो लास्ट वाला है वो है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस भी पोटाशियम सेल से ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। अब जो चौथा काज है हाइपरकिलीमिया का, वो ड्रग्स हो सकते हैं जैसे कि एस इनहिबिटर्स, ARBs, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में जिसमें स्पाइनोलेक्टोन आता है हमारे पास, एप्लेनोन आता है, एमिलोराइड आता है, ट्राइमेथेनोन आता है। इस तरह इंसेट्स हो सकते हैं, हेपरीन, ट्राइमिथोप्रिन, बीटा ब्लॉकर, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस। ये जो जितने भी सारे ड्रग्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये बॉडी में हाइपरकिलीमिया काज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है हाइपरकिलीमिया के। तो नॉर्मली जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पोटाशियम सेल के अंदर होता है मोस्टली ये 98%, तो उसकी जो कंसंट्रेशन वो है 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो आउटसाइड पोटाशियम होता है यानी जो ब्लड में होता है यानी ओनली 2%, विच इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम देखते हैं कि जब ये पोटाशियम सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में, यानी जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स है यानी जैसे कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता था, तो वहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स है तो उनकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव हो जाती है, यानी जो नर्व्स हैं वो मोर एक्साइटेबल हो जाते हैं। तो जब वो मोर एक्साइटेबल हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो जल्दी से एक्साइट हो सकते हैं। लेकिन जब सवेयर हाइपरकिलीमिया होता है तो वहाँ पर सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं और कंडक्शन फिर स्लो हो जाती है। तो उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकता है, इट मे लीड टू डेंजरस एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एसिस्टोल एंड फाइनली टू द कार्डिक अरेस्ट। तो ये सवेयर हाइपरकिलीमिया जो है वो कार्डिक अरेस्ट काज कर सकता है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं हाइपरकिलीमिया के। तो फर्स्ट वन, जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्मल फंक्शन बताया पोटाशियम के, कि ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है। तो जब पोटाशियम का लेवल जो है वो डीरेंज हो जाए तो ऑफ कोर्स उसका जो इफेक्ट है वो नर्व मसल्स, जो नर्व्स पर भी आएगा और मसल्स पर भी आएगा। तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं हाइपरकिलीमिया में, तो वो है मसल वीकनेस, फटीग, लेग वीकनेस, प्लेसिड पैरालिसिस, पैरेस्थीसिया और डिक्रीज रिफ्लेक्सेस। और जो जीआईटी में जो चेंजेस, जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं हाइपरकिलीमिया में, वो है नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। और जो मोस्ट डेंजरस साइंस है हाइपरकिलीमिया के, जो कार्डिक फीचर्स है वो है पल्पिटेशंस, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड फाइनली टू द कार्डिक अरेस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे हाइपरकिलीमिया में। तो उसके लिए जो एक निमोनिक है, हम देखते हैं कि ईसीजी पे हमें पीक टी वेव नजर आएगा, इस तरह लॉस्ट पी या एब्सेंट पी वेव देखने को आएगा, इस तरह वाइट क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा ड्यू टू स्लो कंडक्शन एंड आल्सो साइन वेव नजर आ सकता है, और फाइनली टू लीड टू द कार्डियक अरेस्ट, यानी एमआई हमें ईसीजी पर नजर आएगी। एंड सवेयर हाइपरकिलीमिया। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास माइल्ड हाइपरकिलीमिया होता है तो इसमें ईसीजी में क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं, इस तरह फिर मॉडरेट में, इस तरह फिर सवेयर में। तो माइल्ड माइल्ड मैंने आप लोगों को बताया कि माइल्ड जब पोटाशियम की सीरम कंसंट्रेशन इज बिटवीन दी 5.1 टू 5.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उसको हम माइल्ड हाइपरकिलीमिया बोलते हैं। तो माइल्ड हाइपरकिलीमिया में जब हम ईसीजी करवाते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमें नजर आएगा कि टॉल एंड नैरो एंड पीक टी वेव्स होंगे और शॉर्ट क्यू टी इंटरवल होगा। फिर मॉडरेट में हम देखते हैं तो इसमें सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन इज बिटवीन द 6 टू 6.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ईसीजी पर हमें नजर आएगा कि प्लेटेंट और एब्सेंट पी वेव होगा, पी आर प्रोलॉन्गेशन होगी और वाइड एंड क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस होंगे। और वाइड एंड क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस किस वजह से होंगे? ड्यू टू स्लो कंडक्शन। हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि सवेयर हाइपरकिलीमिया में क्या होता है। सवेयर में एक्चुअली जो सीरम की पोटाशियम कंसंट्रेशन है, इट्स बिकम मोर देन आर इक्वल टू 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सीजी पर हमें नजर आएगा वेरी वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस एंड साइन वेव अपीयरेंस। साइन वेव जैसे कि साइनोसाइडल वेव होता है तो वो नजर आएगा। अब नेक्स्ट वेरी सवेयर में हमारे पास फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें ईसीजी पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नजर आएगी और एसिस्टोल होगा। तो ये सारा हमारे पास ईसीजी चेंजेस है इन हाइपरकिलीमिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे हाइपरकिलीमिया को। तो हम सबसे पहले हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आरएफटीज भी करवाते हैं, यानी रिनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन देखते हैं, क्रिएटिनिन देखते हैं, इस तरह जैसे कि ब्लड ग्लूकोज हम ये भी करवा सकते हैं, स्पेशली पर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और आरटीएफ ब्लड गैस यानी बीजीज भी करवाते हैं टू असेस दी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड फाइनली हम ईसीजी करवाते हैं जब सवेयर हाइपरकिलीमिया हो और हमें कार्डिक इश्यूज स्टार्ट हो जाए या कोई कार्डिक अरेस्ट की रिस्क हमें नज़र आ रहा हो, तो इसमें हम ईसीजी भी करवाते हैं। अब हम देखिए कि सूडो हाइपरकिलीमिया किस किस वजह से हो सकता है कि हमें पल्स एलिवेशन ऑफ सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन नजर आएगा, तो वो हेमोलाइज ब्लड सैंपल की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको हम बेचते हैं लेब में और उसके दौरान वो हेमोलाइज हो जाए, तो उस वजह से हमें सूडो हाइपरकिलीमिया नजर आएगा। फिर डिफिकल्ट विनिपंक्चर हो सकता है, प्रोलॉन्ग टूर्निकेट एप्लीकेशन की वजह से हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है, आल्सो ड्यू टू एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस। तो हम क्या करेंगे, सोडो हाइपरकिलीमिया को एक्सक्लूड करने के लिए हम रिपीट करेंगे पोटाशियम को। अगर हमें कोई क्लिनिकल सस्पिशियस हो तो फिर हम उसको रिपीट कर सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हम ट्रीट कैसे करेंगे हाइपरकिलीमिया को। तो ये डिपेंड करता है पोटाशियम लेवल पर, ईसीजी चेंजेस पर एंड अदर सिम्टम्स विद विच पेशेंट प्रेजेंट टू अस। स्टेप वन हमारे पास क्या है? स्टेप वन में हम सबसे पहले जो कार्डिक इश्यूज है उसके रिस्क को हम कम करने के लिए, हम कार्डिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए हम आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। यानी कैल्शियम आईवी कैल्शियम हम देते हैं या तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के फॉर्म में या कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में। लेकिन जो मोस्ट प्रेफर है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और जो सेंट्रल लाइन पे हम पास कर सकते हैं वो है
कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या करता है, हमारे पास माइकोर्डियल सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, और ये जो है ये सीरम की पोटाशियम कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं, यानी ये सीरम के पोटाशियम लेवल को कम नहीं करता, बस सिर्फ कार्डिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है टू डिक्रीज द कार्डिक इश्यूज। और उसकी जो अनसेट है वो है विद इन 1 to 3 मिनट्स, क्योंकि ये हमें IV लगवाते हैं, और उसकी ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 30 to 60 मिनट्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कि हम कुछ, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये मैनेज करते हैं कि हम पोटाशियम को वापस सेल में शिफ्ट कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंसुलिन देते हैं और साथ में ग्लूकोज देते हैं। इंसुलिन में हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं, साथ में डेक्सट्रोज देते हैं टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया। और उसकी मैकेनिज्म क्या है कि जिससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि इंसुलिन ये काम करता है कि वो पोटाशियम को सेल के अंदर बेचता है। तो इट स्टिमुलेट सोडियम पोटाशियम एटीपेज फॉर्म to cause the potassium to move the potassium and shift the potassium into the inside the cells, and also lower the serum potassium level by 0.6 to 1.2 milliequivalent per liter। और नेक्स्ट जो हम देते हैं वो है बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसे इनहेल या नेबुलाइज एल्ब्यूटेरोल हम देते हैं। और ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, इट स्टिमुलेट्स इंट्रासेलुलर पोटाशियम अपटेक। और थर्ड वन हमारे पास आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये मेनली हम तभी देते हैं जब हमारे पास पोटाशियम की शिफ्ट जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हुआ हो, तो हम तभी सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं टू ट्रीट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड शिफ्ट द पोटाशियम बैक इनटू द सेल्स। एंड थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, तो अब हम ये कोशिश करते हैं कि जो एक्सेस पोटाशियम है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो देते हैं वो है डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स देते हैं उसमें, जैसे कि फोर्सिमाइड हो गया। और ये फोर्सिमाइड क्या करता है, ये यूरिनरी पोटाशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट है वो पोटाशियम बाइंडर से, जैसे कि सोडियम पोलिस्टरीन सल्फोनेट है, पेटिरोमर है, सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट है। It bind potassium in the gut and promote its elimination. And third one and final one is hemodialysis, and it's the most effective treatment for hyperkalemia। उसके indications क्या है, हम कब तक हीमोडायलिसिस जो है ये हम कब करवाते हैं, जब हमारे पास सवेयर किडनी फेलियर हो और किडनी जो है वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाती है टू एक्सक्रीट दी एक्सेस पोटाशियम, और या रिफ्रैक्टिव हाइपरकैलेमिया हो जाए, जिसके लाइफ थ्रेटनिंग ECG चेंजेस आ जाए, और पोटाशियम लेवल इज़ यूजुअली ग्रेटर देन 6.5 मिलीक्यूलन पर लीटर, और ये मेडिकल थेरेपी से ट्रीट नहीं होता, तो फिर हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो है 3 मेन स्टेप्स है टू ट्रीट द हाइपरकैलेमिया। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हाइपरकैलेमिया में, तो फर्स्ट वन इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, देन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कार्डिक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, एंड फाइनली लीड टू डेथ। और प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट डेवलपिंग ऑफ हाइपरकैलेमिया, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोनिटर पोटाशियम एंड पेशेंट्स विद किडनी डिजीज, यानी जिन पेशेंट्स में किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसमें पोटाशियम को हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। आल्सो अवॉइड अननेसेसरी पोटाशियम सप्लीमेंट्स, देन मॉनिटर पोटाशियम आफ्टर स्टार्टिंग ACE inhibitors, ARBs or potassium sparing diuretics, and also treat the underlying kidney disease and metabolic acidosis to prevent developing of hyperkalemia, and also follow dietary potassium restrictions when advised। अब पोटाशियम रिच फूड्स कौन कौन से हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं या लिमिट करते हैं ड्यू टू हाइपरकैलेमिया, तो इसमें हमारे पास आता है बनानास, ऑरेंजेस, पोटैटोज, टोमेटोज, स्पिनच, एवोकाडो, ड्राइड फ्रूट्स, बीन्स एंड लेगुमिन्स, नट्स एंड कोकोनट वाटर। ये वो सारे फूड्स हैं जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, तो ये हम लिमिट में खाते हैं या हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू ट्रीट एंड प्रिवेंट हाइपरकैलेमिया। अब जो फाइनल समरी आती है हमारे पास हाइपरकैलेमिया की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सीरम पोटाशियम लेवल है यह BA5 to 5.5 मिलीक्यूलन पर लीटर से बढ़ जाता है, तो इसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। इस तरह जो मोस्ट कॉमन काज है दैट्स द डिक्रीज रीनल पोटाशियम एक्सक्रीशन स्पेशली ड्यू टू किडनी डिजीज, एंड द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाइपरकैलेमिया इज फेटल कार्डिक एरिथमियास हो सकते हैं। और जो अर्लीस्ट चेंज आता है ECG में दैट्स द टॉल एंड पीक T waves, and also the emergency treatment is
IV calcium to stabilize the heart membrane, insulin plus glucose, also with the beta 2 agonist, and sodium bicarbonate if metabolic acidosis occur. It shifts the potassium back into cells, and also we remove the excess potassium using diuretics, binders, or hemodialysis. That's the final summary of the whole topic. नेक्स्ट हम जो क्लिनिकल फीचर हैं वो देखते हैं क्लिनिकल पल्स जो है तो वो ये है कि एनी पेशेंट विथ सीरम पोटाशियम मोर देन आर इक्वल टू 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज ECG with ECG changes, muscle weakness or symptoms suggestive of arrhythmias should be treated as a medical emergency with continuous cardiac monitoring. यानी जो पेशेंट आता है हमारे पास उनको मसल वीकनेस है या ऐसे सिम्टम्स है जो एरिथमियास की सिम्टम्स है और उनका जो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं तो वो सीरम पोटाशियम ने हमारे पास जो है वो इट्स बिकम मोर देन 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और ईसीजी में जब हम करवाते थे इसमें भी हमें हाइपरकिलीमिया जैसे चेंजेस नज़र आते हैं तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम इमरजेंसी में ट्रीट करते हैं ये मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें हम कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू हाइपरकिलीमिया थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह